तो आस्था और आध्यात्म के महापर्व की शुरुआत होने वाली है, इसलिए चाय पर चर्चा में सबसे पहले आज आपको हम संगम नगरी प्रयागराज लिए चलते हैं, जहां 3 दिन बाद दुनिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ का शुभारंभ होने जा रहा है। और इस महामेले को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिहाज से भी इंतजाम किए गए हैं। तो चलिए आपको सीधे संगम नगरी से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। आवाज तो आई। महज 3 दिन के बाद महाकुंभ का शुभारंभ होने जा रहा है। 3 दिन के बाद प्रयागराज में बहने लगेगी आस्था, विश्वास और भक्ति की बयार। कुंभ नगरी में बिखरेंगे सनातन संस्कृति और परंपरा के रंग। संगम नगरी में साधु संतों के साथ श्रद्धालुओं का जुटना शुरू हो गया है। देसी विदेशी मेहमानों के लिए सभी व्यवस्थाओं में कोई कसर बाकी न रहे, इसलिए पूरा सिस्टम ही मुस्तैद नजर आ रहा है। क्या संगम घाट, क्या रेलवे स्टेशन और क्या श्रद्धालुओं की रौनक, जो ये समागम शुरू होने से पहले ही नजर भी आने लगी है। संगम में आस्था की डुबकी लगाने वालों में कई तीर्थयात्री रेल से सफर कर कुंभ पहुंचेंगे, लिहाजा श्रद्धालुओं का महाकुंभ का अनुभव यादगार हो, इसके लिए रेलवे और मेला प्रशासन साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार महाकुंभ के दौरान रेलवे लगभग 13,000 ट्रेनें चलाएगा। साथ ही ये संचालन महाकुंभ समापन के 2 दिनों बाद तक होता रहेगा। इन 13,000 ट्रेनों में 10,000 नियमित और 3,000 विशेष ट्रेनें होंगी। साथ ही 700 मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। 200 से 300 किलोमीटर की दूरी से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी 1800 छोटी दूरी की ट्रेनों का संचालन होगा। रेलवे इस महाकुंभ में 560 रिंग रेल भी चलाने जा रहा है, जिसमें बैठकर श्रद्धालु प्रयागराज से चित्रकूट, बनारस और अयोध्या की यात्रा कर सकते हैं। जाहिर है, रेलवे के लिए इतनी बड़ी संख्या में भीड़ को नियंत्रित करना एक बड़ा चैलेंज है। इसलिए श्रद्धालुओं की सुलभता के लिए रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ नियंत्रण के उपाय किए गए हैं, ताकि श्रद्धालु स्टेशन के बाहर बने यात्री केंद्रों से होते हुए ही प्लेटफॉर्म पर जा पाएंगे। 2025 के महाकुंभ का साक्षी बनने के लिए 40 से 50 करोड़ तक साधु संत और श्रद्धालु प्रयागराज की धरती पर पहुंच सकते हैं। ऐसे में गंगा की स्वच्छता बनी रहे, स्नान के लिए साफ पानी मिले और महाकुंभ की भव्य और दिव्य तस्वीर देश दुनिया में जाए, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। इस बार जो है बेहतर होगा, कोई भी जो है नाला जो है बिना ट्रीटेड पानी का जो है वो गंगा जी में नहीं जाएगा। तो उसके लिए व्यवस्था, चाहे वो नगर निगम है, चाहे जल निगम अर्बन है, जल निगम ग्रामीण है, सिंचाई विभाग है, जिला प्रशासन है, सब लोग मिलके एक जॉइंट एफर्ट से ये काम कर रहे हैं। मेले में आने वाले लोगों को मेडिकल सुविधा मुहैया कराने की भी पुख्ता तैयारी है। इस लिहाज से कुंभ मेला क्षेत्र में 13 अस्पताल बनाए गए हैं। इनमें 100, 25 और 20 बिस्तरों वाले अस्पताल शामिल हैं। संक्रामक रोगों के इलाज के लिए विशेष रूप से 2 अस्पतालों का निर्माण भी है। बता दें कि इन दिनों HMPV वायरस का खतरा भी है, जिसे देखते हुए शासन प्रशासन भी एहतियातन सतर्कता बरत रहा है। साथ ही लोगों को भी सावधानी बरतने की सलाह है। हमारी तैयारियां पूरी हैं, इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं की जाएगी। इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस किसी को आता है तो उसको हम लोग सेग्रीगेट करेंगे और सलाह दी जाती है कि आप लोग जो है बार बार हाथ धोएं और मास्क का यूज करें। अगर कोई खांसता छींकता व्यक्ति मिले तो उसको सलाह दी जाए कि अपने जो है पर्सनल हाइजीन का ध्यान दें। यही नहीं, श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए शटल और ई-रिक्शा के साथ जगह जगह साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं, ताकि यात्रियों को अपने गंतव्य पर पहुंचने में कोई परेशानी न हो। महाकुंभ में अपने निजी वाहन से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की खास व्यवस्था की गई है। गाड़ियों की पार्किंग के लिए 102 जगहों की व्यवस्था है, जहां करीब 5.5 लाख गाड़ियां पार्क हो सकेंगी। यही नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस खोया पाया डेस्क में AI तकनीक का इस्तेमाल करने वाली है। महाकुंभ की इन सारी तैयारियों को पुख्ता करने के पीछे उद्देश्य यही है कि यहाँ आने वाला हर देसी विदेशी श्रद्धालु इस भव्य और दिव्य माहौल में खुद को हर लिहाज से सुरक्षित महसूस करे।
और जब संगम नगरी से निकले तो एक यादगार अनुभव साथ लेकर जाए। प्रयागराज से कुमार अभिषेक और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, लाखों करोड़ों लोग पहुंचने वाले हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, इसीलिए यातायात को लेकर खास व्यवस्था की गई है। गाड़ियों की पार्किंग के लिए 102 जगह निर्धारित किए गए हैं और सुरक्षा के लिए भी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, कुल मिलाकर ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं कि आयोजन न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक धार्मिक अनुभव हो, बल्कि ये पूरी तरह से सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से चले, इसकी तैयारियां की जा रही हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने वाले महाकुंभ के लिए हर तरह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। तैयारियों को परखने के लिए लगातार अभ्यास हो रहे हैं। इस विशाल आयोजन में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा और प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए व्यापक इंतजाम किए हैं। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि महाकुंभ में आने वाला श्रद्धालु आसानी से गंगा में डुबकी लगाकर वापस लौट सके। इसलिए पूरा मेला क्षेत्र को वन वे बनाया गया है, यानी जिधर से श्रद्धालु आएंगे उधर से जा नहीं सकेंगे। उन्हें वापस लौटने के लिए दूसरे मार्ग का इस्तेमाल करना होगा। रेल, बस एवं निजी वाहनों से आने वाले श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में जाने व वापस आने के लिए अलग अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं। तीर्थ यात्रियों को संगम क्षेत्र के निकटतम पहुंचने का प्रयास किया गया है ताकि उन्हें कम से कम पैदल चलना पड़े। वाहनों की तुलना में पैदल तीर्थ यात्रियों को प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए मेला क्षेत्र में आने के लिए अपेक्षाकृत कम दूरी का मार्ग निर्धारित किया गया है। यह प्रयास किया गया है कि किसी एक स्थान पर भीड़ का दबाव अत्यधिक न होने पाए। योजना में तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम यातायात प्रतिबंध लगाए गए हैं। शाही और खास स्नान के लिए भी खास व्यवस्था की गई है, क्योंकि प्रशासन को उम्मीद है कि इस दिन श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा होगी। मुख्य पर्व के लिए आपातकालीन योजना डायवर्जन स्कीम भी तैयार किया गया है, जिसे विशेष परिस्थिति में लागू किया जाएगा। लेकिन पहले व एक दिन बाद तथा दिनांक 29/1/2025 मौनी अमावस्या के पर्व के 2 दिन पूर्व और 2 दिन बाद प्रयागराज शहर, प्रयागराज कमिश्नरेट व मेला क्षेत्र दोनों में नो व्हीकल जोन घोषित किया जाएगा। आपातकालीन हालात को लेकर भी विशेष तैयारी की गई है। आपदा योजनाओं के लिए जो हमारे एयर एम्बुलेंस एक विकल्प है, हमारे पास वाटर एम्बुलेंस भी है, हमारे पास अन्न प्रबंधन भी है, हमारे पास ग्रीन कॉरिडोर भी है और इसकी बार बार ट्रेनिंग और रिहर्सल कराई जा रही है ताकि मॉक ड्रिल से अगर कोई भी आपदा कहीं भी होता है हम उसको तत्कालिक रूप से इसको डील कर सकें। महाकुंभ की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए 75,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। महाकुंभ की सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ की सुरक्षा 7 लेयर की होगी। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए 2700 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे भीड़ नियंत्रण से लेकर असामाजिक तत्वों की भी पहचान की जाएगी ताकि महाकुंभ सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके। गंगा में चलने वाली नावों पर भी खास नजर रखी जाएगी ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको संगम की धरा पर सनातन का उत्सव दिखाते हैं, जहां कण कण में शिव का वास है और जन जन में आस्था और भक्ति की बयार बह रही है। संगम तट से लेकर प्रयाग की गलियों में साधु संतों का मेला लगा हुआ है। अलग अलग अखाड़ों की पेशवाई प्रयाग में देखते ही बन रही है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। राम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ 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 है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है। ये महाकुंभ का जय घोष है। ये 12 साल बाद लग रहे आस्था और भक्ति के महामेले का उद्घोष है। प्रयागराज में इस वक्त
सनातन संस्कृति की अद्भुत छटा नजर आ रही है। संगम की रेती से लेकर प्रयाग की पावन गलियों तक साधु संतों का अलौकिक संसार नजर आ रहा है। देश और दुनिया भर से साधु संत महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। संगम की पावन धरा पर इन दिनों हर हर गंगे का जय घोष सुनाई दे रहा है। अलग अलग अखाड़ों की कुंभ नगरी में पेशवाई हो रही है। कोई घोड़े पर सवार है तो कोई रथ पर सवार होकर मेले में पहुंच रहा है। मेला क्षेत्र में साधु संत भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़े गाजे बाजे की गूंज के बीच अखाड़ों की पेशवाई हो रही है। कोई गीत संगीत में मगन है तो कोई संगम किनारे बाइक पर सवार होकर सनातन का संदेश देने निकला है। फूलों से सजी गाड़ियां, रथों, हाथी, घोड़ों और ऊंट पर सवार होकर साधु संतों का काफिला जब संगम नगरी प्रयागराज में निकला तो यहाँ मौजूद श्रद्धालु भी मंत्रमुग्ध हो गए। इस दौरान साधु संत भाला, बर्छी और तलवार जैसे शस्त्रों का प्रदर्शन भी करते नजर आए। और अब 10 जनवरी को श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन की पेशवाई निकलेगी। 11 जनवरी को श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल की और 12 जनवरी को श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की पेशवाई निकलेगी। महाकुंभ में साधु संत और भक्त ही नहीं बल्कि गुरुकुल और संस्कृत स्कूलों में पढ़ने वाले वेद पाठी ब्राह्मण भी संगम नगरी पहुंच रहे हैं और ये छात्र कुंभ नगरी में कर्मकांड और साधु संतों की सेवा में लगे हुए हैं। असल में इन बटुक ब्रह्मचारियों के लिए महाकुंभ वो मंच है जहां वो सनातन परंपरा से जुड़ी बारीकियों को सीख कर लौटेंगे। जो विद्यार्थी पाठ पढ़ रहे हैं, संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे हैं, कर्मकांड सीख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये कुंभ मेला किसी प्रैक्टिकल से कम नहीं है। लिहाजा वो जो कुछ पढ़ा है अब उनको कुंभ में करने का अवसर है। संगम नगरी में सनातन संस्कृति से सराबोर ये तस्वीरें महाकुंभ की महज वानगी भर हैं। और अभी तो संगम तट पर लग रहे महामेले की बस शुरुआत है। प्रयागराज से कुमार अभिषेक, पंकज श्रीवास्तव और आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संगम की पावन धरा पर आस्था के रंग नजर आ रहे हैं। यहाँ मेला क्षेत्र में आस्था और भक्ति की अलग ही धुन सुनाई दे रही है। मेले में कई ऐसी मंडली भी हैं जो परंपरागत गीत और संगीत के जरिए संगम की रेती में भक्ति की मिठास खोल रही हैं। कुंभ के रंग भी अजीब हैं। साधु संत महात्मा पूरे देश के कोने कोने से यहाँ पहुंच रहे हैं। साथ साथ भजन मंडली भी है, भजन गाने वालों की टोली भी है जो इस पूरे कुंभ में घूम घूम कर कुंभ का भजन और भगवत भजन कर रही है। हमारे साथ इस वक्त अगर आप इस टोली को देखेंगे तो ये शंभू पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा है और मध्य प्रदेश से आई हुई ये टोली है जो कि लगातार भगवत भजन और भगवान का नाम का भजन कर रही है। तो आपको पहले हम सुना रहे हैं कि इनके बोल क्या हैं। प्रेम की ये गंगा बही बही जाए, इसमें कोई कोई नहाए, इस धुन के साथ इस तरह की मंडली आपको दिखाई देगी। महाराज आप लोग कहाँ से आए हैं? शिवपुरी जिला है साहब, शिवपुरी जिला। और ये भजन, और ये भजन क्या है और क्या इसी तरीके का भजन करेंगे? ये प्रयागराज धाम में आनंद की लहर बह रही है, उसी खुशी में ये राम भजन चल रहा है। और महाकुंभ के पर्व में इसमें नाना प्रकार के संत डुबकी लगा रहे हैं, हम सबको धन्य बना रहे हैं। इसी प्रकार आप सभी लोगों के, सभी कार्यकर्ताओं के दर्शन हो रहे हैं। कहाँ से आए महाराज आप?
शिवपुरी से आए हम। अच्छा, तो आप लोग भी ये भजन गा रहे हैं? भजन गा रहे हैं। क्या है भजन? ये गंगा नहाए जाम कोई, कोई नहाए जाम कोई। आपको पग पग पर टेंट दर टेंट आपको ऐसे भजन गाने वाले मिलेंगे जो कि इस पूरे महीने, पूरे कुंभ के महीने या तो धुनी रमाएंगे, मंडली जमाएंगे, राम धुन और भक्ति के धुन गाते हुए दिखेंगे। सर्दियों का अपना ही एक मजा है, जहां पर खूबसूरत वादियों का दीदार करने के लिए लोग पहुंचते हैं गुलमर्ग जैसी वादियों में। वहीं वहां पर एडवेंचर स्पोर्ट करने वालों का भी तांता लगता है। तो बर्फबारी में यहाँ के स्पोर्ट्स का मजा लेने के लिए कैसे सैलानी यहाँ पहुंचे हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए, गुलमर्ग के गंडोला केबल कार की राइड यहाँ सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि अगर आप गुलमर्ग गए और वहां पर गंडोला राइड नहीं की तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। कहते हैं धरती पर अगर जन्नत है तो वो कश्मीर में है। कश्मीर में हर तरफ बर्फ का डेरा है जो यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। हर तरफ बर्फ की चादर है और प्रकृति ने श्वेत श्रृंगार किया है। लेकिन गुलमर्ग के तो क्या कहने, यहाँ पर सैलानियों का भरपूर जमावड़ा है। गुलमर्ग में स्नो एक्टिविटी के काफी साजो सामान मौजूद हैं, लेकिन सैलानियों के आकर्षण का केंद्र गंडोला केबल कार है, जिसकी सैर हर कोई करना चाहता है, क्योंकि गंडोला राइड के दौरान ऐसे ऐसे व्यू देखने को मिलते हैं जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम ही है। गंडोला गुलमर्ग की एक शान है, पहचान है, और कई लोग तो गुलमर्ग सिर्फ आते हैं कि गंडोला राइड कर सके, इसलिए क्योंकि ये लिटरली आपको जिसको कहेंगे ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड ले जाता है, पहाड़ों के ऊपर। और 14,000 से ज्यादा फीट जो हाइट है। 2 फेजेस हैं गंडोला के, पहला कांगडोरी और उससे जबरदस्त और जो सच में जिसको आप कहेंगे थ्रिलिंग फेज वो है अफरवट वाला। और वहां जो आप पहुंचेंगे तो लगेगा लिटरली कि ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। वहां से विव दृश्य जो है वो ब्रेथ टेकिंग विजुअल्स आपको मिलेंगे। इस वक्त भी अगर आप गुलमर्ग की बात करें तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। गुलमर्ग का गंडोला एशिया का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद केबल कार है। 2024 में इसका इस्तेमाल 1 मिलियन से ज्यादा पर्यटकों ने किया है और जम्मू कश्मीर सरकार ने गुलमर्ग के गंडोला केबल कार से 2024-25 वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ की कमाई का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। ऐसे ही हटमेंट आपको ऊपर तक मिलेंगे। तो गंडोला बहुत ज्यादा खूबसूरत, और अगर आप गुलमर्ग आ रहे हैं और यहाँ छुट्टियां बिताने आ रहे हैं, चाहे समर्स में, विंटर्स में, तो गंडोला जो है राइड के बगैर यहाँ से आप नहीं जाइएगा, क्योंकि अगर आपने गंडोला राइड नहीं किया तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया कश्मीर में और खासकर गुलमर्ग में। कैंपस तारिक लोन के साथ मीर फरीद, गुलमर्ग। और अगर दिल्ली की बात करें तो आपको बता दें, इन दिनों दिल्ली में ठंड, शीतलहर और कोहरे का असर दिन भर महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग ने इस बीच अनुमान भी जताया है कि राजधानी और आसपास मौसम का सर्द बना रहेगा वो, क्योंकि एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहां आ रहा है। और देखिए, इस पश्चिमी विक्षोभ के असर से इस वीकेंड पर हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। हालांकि इसके बाद घना कोहरा फिर से आ सकता है। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज इलाके की इस तस्वीर को देखकर आपको शिमला की वादियों का एहसास हो सकता है। ऐसा लग रहा है घने बादलों से दिख रहे कोहरे के बीच सिग्नेचर ब्रिज शान से खड़ा है। सुबह की खिली धूप में भी काफी देर तक इन कोहरों का असर कायम रहा। पिछले कुछ दिनों से दिन में धूप निकलने से तो राहत है, लेकिन सुबह, शाम और रात की ठंड लोगों को शिमला का एहसास करा रही है। गिरता पारा लोगों का इम्तिहान लेने पर आमादा है। खासकर शीतलहर के चलते लोग कड़ाके की ठंड से ठिठुरने पर मजबूर हैं। सिग्नेचर ब्रिज समेत यमुना किनारे के कुछ इलाकों को छोड़ दें तो आज सुबह घने कोहरे से तो दिल्ली वासियों को राहत मिली, लेकिन कड़कड़ाती ठंड से नहीं। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह दिल्ली में 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो कि पिछले कुछ दिनों की तुलना में सबसे कम रहा। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। खास तौर से जो मिनिमम टेम्परेचर है रात के वक्त
वो 6 से 7 डिग्री पहुंच जा रहा है। हालांकि दिन में राहत मिल रही है क्योंकि दिन में टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास पहुंच जा रहा है और धूप भी निकल रही है, लेकिन शाम होते ही टेम्परेचर एक बार गिरना शुरू होता है और वो 6 से 7 डिग्री पहुंच जा रहा है। इतना ही नहीं, जो पहाड़ों पे लगातार बर्फबारी हो रही है उसका असर भी मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है और जो हवा चल रही है वो बेहद ठंडी चल रही है, लेकिन उस हवा की वजह से टेम्परेचर भले ही कम हो रहा है, ठंड ज्यादा महसूस हो रही है, लेकिन जो कोहरा पड़ रहा था उससे काफी हद तक राहत है क्योंकि कोहरा जो देखने को मिला था पिछले दिनों उस तरीके का कोहरा अब नहीं पड़ रहा। मौसम का ये मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदानों में ठंड भारी हो सकती है। दरअसल 10 से 12 जनवरी के बीच एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है, जिससे वीकेंड पर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत में हल्की बारिश हो सकती है। बारिश के बाद कोहरे से तो छुटकारा मिल सकता है, लेकिन ठिठुरन बढ़ सकती है। पारा 5 डिग्री तक गिर सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है 10 तारीख से, जिसका प्रभाव पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहेगा। उसके साथ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ जो हवाएं हैं बे ऑफ बंगाल से भी आएंगी। दोनों का इंटरेक्शन प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहेगा, जिसके कारण हमारा अनुमान है 11-12 को इवन एनसीआर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सारी जगह पे, हिमालय पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल, स्नोफॉल रहेगा। प्लेन्स पे लाइट रेनफॉल एक्टिविटी रहने का अनुमान। जाहिर है मौसम की परीक्षा अभी बाकी है। ऐसे में लोगों को ठंड और शीतलहर से सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौसम ठंडा है, वैसे कहते हैं कि ठंड ठंड को काटती है, गर्मी गर्मी को काटती है। लोग आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं, लेकिन मैं अगर आप सबसे पूछूं कि ठंड में गर्मा गर्म क्या खाना चाहेंगे तो मैं चॉकलेट खाऊंगी। मैं हलवा, गाजर का हलवा खा सकती हूँ मैं। गर्मा गर्म गुलाब जामुन, गरम कॉफी, हॉट गुलाब जामुन, हॉट गुलाब जामुन, कॉफी पी जा, कॉफी गरम पी जा सकती है, गरम गरम जलेबी। अरे वाह, रबड़ी डाल के मैं गरम गुलाब जामुन उसको हाफ करके फिर उसमें रबड़ी फिल करके। और पहाड़ों पर अगर आसपास हमारे उत्तराखंड, हिमाचल चले जाओ तो गरम दूध जो मिलती है कढ़ाई, वही बोलने वाली थी, खूब पिया मैंने गर्मा। लेकिन आज के मेन्यू में क्या है ये तो आप ही बताएंगे। गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट लेकर आए आप सब। अच्छा, कहाँ की पी आपने? कहाँ हर किसी का अपना अपना स्वाद होता है ना। कहाँ की पसंद श्वेता, अब तक का कोई एक्सपीरियंस? हॉट चॉकलेट, हाँ। वो तो हम हॉट चॉकलेट देखिए पहाड़ों में तो नहीं उतनी मिलती है, क्योंकि जो गर्म दूध मैंने आपको बताया वो पहाड़ों पे आपको हर जगह मिल जाएगी, नुक्कड़ पे और ड्राई फ्रूट्स के साथ। लेकिन हॉट चॉकलेट के लिए तो यहाँ पे हमें जो खास करके रेस्टोरेंट्स है वहीं जाने होते हैं। जो कहाँ की? मेरे को ज्यादा हॉट चॉकलेट पसंद नहीं, इसलिए मैंने कभी ज्यादा ट्राई नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली जैसे एरिया में आपको अच्छी खासी मिल जाएगी हॉट चॉकलेट। आप कहाँ से हमें पिलाएंगी ये बताइए। मैं खुद का एक्सपीरियंस बता देती हूँ। आपको बनानी आती है? हाँ, मुझे बनानी आती है, उतनी अच्छी नहीं आती, बट चंडीगढ़ की एक जगह मैं बताऊंगी, अगर आप सबको मुझे मिले जरूर जाइएगा। वो एड्रेस मैं दूंगी, हमारे मजा आ जाता है। तो एड्रेस और अभी अभी लेकर जा रही हूँ आपको है श्रीज कैफे, जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दिल्ली में मौजूद है, दिल्ली के दिल में, और बसा है कनॉट प्लेस में। यहां पर आप जाकर टेस्ट कर सकते हैं हॉट चॉकलेट। में अगर कुछ गरम गरम चाहिए, दिल को सुकून देने वाली चीज चाहिए पीने के लिए, तो डेफिनेटली आप लोगों के मन में चाय का ऑप्शन जरूर आएगा, चाय का नाम जरूर आएगा। लेकिन आज बात चाय की नहीं होगी, आज बात होगी हॉट चॉकलेट की, वो भी हैशरी में। सीपी का सबसे ज्यादा फेवरेट की ये जो भीड़ आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे पीछे, ये हॉट चॉकलेट के लिए हर कोई इस वक्त लाइन में खड़ा हुआ है, अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। कितनी देर से वेट कर रहे हो? आई गेस अबाउट 45 मिनट्स। ये एक ऐसा स्पॉट है जो खास तौर पर सिर्फ हॉट चॉकलेट के लिए जाना जाता है, तो यहाँ की हॉट चॉकलेट टेस्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जल्दी आ जाइए, वेट नहीं हो रहा। कितना ज्यादा खास है आपके लिए यहाँ आकर हॉट चॉकलेट पीना?
खास तो है, 1-1.5 घंटे का वेटिंग के बाद ये मिला है, फिर ऑर्डर में भी टाइम लगा, सो इट्स रियली यम्मी। और वैसे भी इंतजार के बाद अगर कोई चीज मिलती है ना, उसकी अलग ही वर्थ इट होता है। वो कितना ज्यादा स्वाद, बहुत यम्मी है एंड ऑब्वियसली वर्थ था वेट करना। एक ऐसा कैफे है जो सिर्फ और सिर्फ हॉट चॉकलेट के लिए फेमस है और यहाँ पे आपको तमाम वैरायटी मिलने वाली, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 वैरायटीज तो यहाँ सिर्फ हॉट चॉकलेट में। ये है फ्रोजन हॉट चॉकलेट, आप मेरे सामने देख सकते हैं, मार्शमेलो भी है ऊपर, पूरा फ्रोजन तरीके से इसको बनाया गया है। लेकिन जिस चीज की मैं बात कर रही हूँ ना हॉट चॉकलेट की, वही इसके अंदर है, गरम ऊपर से लेकिन ठंडा। और यहाँ पे आपको 2 अलग अलग फ्लेवर्स मिलने वाले हैं। इनके मैं फ्लेवर्स के नाम भी आपको बताऊंगी। जो ये आप देख रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज नजर आ रही है, ये स्ट्रॉबेरी फील्ड है जो यहाँ का मोस्ट फेमस हॉट चॉकलेट है। साथ ही साथ जिसकी मैं सबसे ज्यादा बात कर रही हूँ, ये फ्रोजन हॉट चॉकलेट की, ये आपका न्यूटेला मोर हॉट चॉकलेट है। ये यहाँ का सबसे ज्यादा अगर कुछ डिमांडिंग है वो ये हॉट चॉकलेट है। और आप एक ये मेरे सामने देख सकते हैं, विली वोंका, नाम भी इतने खूबसूरत है और प्रेजेंटेशन तो बाकी आपको बता ही रही है, लेकिन पीने के बाद ही मैं बताऊंगी कि कितना ज्यादा टेम्पटिंग है। बिकॉज प्रेजेंटेशन से तो मेरा मन भर गया है, मतलब मन भी नहीं भर रहा है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा एक सिप लेनी पड़ेगी। वही जैसे मैंने बोला, ठंड की शाम, एकदम ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है और गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट, एक सिप जल्दी से मैं लेना चाहूंगी। शौकीन हो या दीवाने हो, ये बता दो मुझे हॉट चॉकलेट। शौकीन हो, दीवाना कौन है? आप हो मैम दीवाने? हो गया ना सारा, इट्स ऑल ओवर नाउ। बिल्कुल है, दीवानों की पहचान इस तरीके से है, एकदम खाली मिलेगा तुरंत। और जो शौकीन है उनके पास अभी भी हॉट चॉकलेट है। हॉट चॉकलेट से भरा इनका कप तो ऑलमोस्ट अब फिनिश हो चुका है, लेकिन मन का जो स्वाद है वो अभी तक खत्म हुआ या नहीं हुआ? हो गया, द हॉट चॉकलेट वाज रियली नाइस। फ्लेवर्स की भरमार है, आपका कौन सा सबसे फेवरेट? मिल्क हॉट चॉकलेट जो है, आप वो पियोगे अगर तो इट्स, मेरे को तो फेवरेट है, मैं पिछले साल से वही आता हूँ और वही पीता हूँ, तो इट्स रियली नाइस। तो बातें बहुत हो गई है, अब स्वाद का समय, मैं लूंगी भरपूर स्वाद, क्योंकि मेरा तो बहुत ज्यादा खास है हॉट चॉकलेट। ठंड हो, गर्मी हो, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे चाहिए सिर्फ हॉट चॉकलेट। और ये जगह प्लीज भूलिए मत, बिल्कुल आइए, क्योंकि ठंड का टाइम है, बेस्ट टाइम हॉट चॉकलेट पीने का। चाय के बाद डेफिनेटली हॉट चॉकलेट है, तो मुझे तो दीजिए इजाजत, मैं पीऊंगी हॉट चॉकलेट। लेकिन अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको एक क्यूट सी स्टोरी दिखाते हैं। जयपुर से खबर आई है जहां पर डॉग्स के लिए फैसिलिटी सेंटर खोला गया, जिसका नाम है पॉफी। और ये राजस्थान का पहला डॉग फैसिलिटी सेंटर है, जहां पर अलग अलग ब्रीड के हजारों डॉग्स के लिए ये सुविधा रखी गई है। तो इस खास सेंटर में पेट्स को विश्व स्तरीय इलाज से लेकर सैलून, होटल, स्पा, फैशन एक्सेसरीज और इम्पोर्टेड ड्रेस सब कुछ मुहैया कराई जाएगी। ये ना तो कोई होटल है और ना ही कोई रेस्टोरेंट, ये पेट्स के लिए एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी सेंटर है। पिंक सिटी जयपुर में राजस्थान का पहला वर्ल्ड क्लास पेट्स फैसिलिटी सेंटर बनाया गया है, जहां डॉग्स के लिए दुनिया भर की तमाम सुख सुविधाएं मौजूद हैं। ये एक तरह का इंटरनेशनल डॉग बाजार सेंटर है, जहां पेट्स के लिए डीसीसी अस्पताल से लेकर सैलून, स्पा, फैशन एक्सेसरीज और इम्पोर्टेड ड्रेस सब कुछ उपलब्ध है। ये जगह खास कर की पेट्स के लिए है, डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए, जहाँ पे कैफे है। बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग डॉग्स रहते हैं जिनसे लोग आते हैं, खेलते हैं, अपने भी पेट्स को लेके आते हैं। और यहाँ का जो मेन्यू है वहाँ पे 40 तरह की इंसानों के लिए कॉफी है और उसके अलावा पेट्स के लिए एक खास क्यूरेटेड मेन्यू है, इनके टाइमिंग्स के लिए, इनकी ब्रीड के हिसाब से। खास बात है कि इस पफी इंटरनेशनल डॉग मार्केट में ओनर भी अपने पालतू कुत्ते बिल्लियों को लेकर आते हैं और इस सेंटर में बने कैफे का आनंद उठाते हैं, जहां इंसानों और डॉग्स के खाने पीने के लिए अलग अलग मेन्यू भी हैं। कैफे में एक वक्त में 64 डॉग्स और उनके ओनर्स के बैठने की व्यवस्था है। बिकॉज आई लव डॉग्स, मुझे अच्छा लगता है यहाँ आके, और मैं यहाँ आज फर्स्ट टाइम नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ आते हुए काफी टाइम हो गया है। आज ये मेरा 6-7th टाइम है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है।
वाइब्स अच्छी है, एम्बियंस अच्छा है एंड लाइक वी आर पेट लवर एज वेल। मेरे पास भी एक कैट है, सो यहाँ का माहौल अच्छा है इसलिए, एंड इट इज नियर बाई टू आवर हाउस एज वेल। मार्केट से मैंने लाइक उसके लिए ड्रॉल्स का वो लिया है, ट्रीट्स ली है, बहुत चीजें, बेड्स यहाँ से परचेज करा है मैंने, तो मार्केट इज गुड फॉर द कैट्स। पिंक सिटी के इस डॉग फैसिलिटी सेंटर का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि यहाँ पेट्स लवर्स अपने पेट्स के लिए खरीदारी भी कर सकते हैं। पेट एसेसरीज के लिए यहाँ खास सुपरमार्केट बना हुआ है, जहाँ डॉग्स के अलावा बिल्ली और बर्ड्स के लिए भी सामान है। इसमें गुची और डॉल्स एंड गबाना समेत कई लग्जरी ब्रांड के 6000 से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा इस सेंटर में बने डीसीसी हॉस्पिटल में डॉग्स का डेंटल केयर, आई केयर और ओपीडी के साथ हर तरह का इलाज किया जाता है। We have a facility of in-house lab, X-ray, dental X-ray. We do the OPD, eye care, everything here. In 2 महीनों में we have cover almost 80 to 100 cases of there. और अभी तक हमारे पास क्रिटिकल केसेस भी आए हैं, CKD के भी केसेस आए हैं जो हमने ट्रीट किए हैं, जिनसे पेट पेरेंट्स काफी खुश हुए हैं। इसके अलावा यहाँ बेसहारा डॉग्स के लिए भी खास रसोई बनाई गई है और रोजाना 300 टिफिन तैयार किए जाते हैं, जहाँ कोई भी डॉग लवर सिर्फ 2 रुपये में टिफिन लेकर भूखे डॉग को खाना खिला सकता है। कुल मिलाकर ये पफी इंटरनेशनल बाजार डॉग लवर्स के लिए किसी सौगात से कम नहीं है, जहाँ पेट्स का न सिर्फ ख्याल रखा जाता है बल्कि उनकी जरूरत की हर चीज यहाँ मौजूद है। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुरादाबाद में बीटेक के 2 छात्रों ने नेत्रहीन लोगों के लिए अनोखे एआई एनेबल्ड ग्लासेस बनाए हैं और इन ग्लासेस के जरिए नेत्रहीन लोग रास्ते पर चलते हुए जान पाएंगे कि आगे क्या चीज है। वो एआई की मदद से व्यक्ति की पहचान कर पाएंगे, साथ ही ऑडियो के जरिए चश्मा उन्हें दिशा की जानकारी भी देगा। अब कॉलेज छात्रों के इस आविष्कार को पेटेंट भी करवा रहे हैं और उनके इस आविष्कार की सराहना हर ओर हो रही है। गुजरात के भावनगर में रेलवे स्टेशन के पास एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शेर रेलवे ट्रैक पर आ जाता है। इसके बाद वन विभाग का कर्मचारी शेर को बिना किसी डर के लाठी के सहारे हाँकता नजर आ रहा है। ये वीडियो देखकर लोग हैरान रह गए। कई लोग वन विभाग के कर्मचारी की हिम्मत की सराहना कर रहे हैं। मामला गुजरात में भावनगर रेलवे डिवीजन में लीलिया स्टेशन के पास का है। यहां अधिकतर इलाकों में शेरों का डेरा देखा जाता है। अब यहां रेलवे फाटक के पास ट्रैक पार करते हुए शेर का वीडियो सामने आया है, जो कि वायरल हो गया है। बिहार के जमुई में इन दिनों एक फुटबॉल टूर्नामेंट की खूब चर्चा है। इस टूर्नामेंट में देश के 5 राज्यों की टीमें शामिल हैं, साथ ही नेपाल की टीम भी इस प्रतियोगिता में अपना हुनर दिखा रही है। और देखिए, खास बात यह है कि फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए जमुई में पिछले 12 साल से इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। बिहार के जमुई में इस फुटबॉल टूर्नामेंट को देखने दर्शकों का हुजूम उमड़ पड़ा। जमुई के कुमार सुरेंद्र सिंह स्टेडियम में सोमवार से ऑल इंडिया गुलाब रावत मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। इस टूर्नामेंट में नेपाल के साथ साथ देश के 5 राज्यों की फुटबॉल टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट के पहले मैच में नेपाल की टीम ने वाराणसी को 2-0 से मात दी। गेम तो बराबर का था, लेकिन अब हम लोग पहला गोल मारे, वही गोल टर्निंग पॉइंट हो गया, ठीक है, और उसके बाद ही हम लोग उन पर हावी हो पाए। नहीं तो गेम उन लोगों का भी अच्छा था, हम लोग का अच्छा गेम भी अच्छा हुआ। ग्रामीण इलाकों में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए पिछले 12 वर्षों से इस फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। जमुई के गिद्धौर और आसपास के इलाकों में इस प्रतियोगिता का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए भी ये अपनी काबिलियत को दिखाने का बेहतरीन मौका है। फुटबॉल क्रिकेट दोनों तो स्पोर्ट्स ही है, बट फुटबॉल में ज्यादा चाहिए, क्योंकि क्रिकेट से ज्यादा वैल्यू फुटबॉल की रहनी चाहिए, क्योंकि फुटबॉल हम लोग भारत में बहुत अभी नीचे है। सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट में जा रहे हैं, बट फुटबॉल में आने से हम लोग फुटबॉल का गेम आगे जाएगा, हम लोग रैंकिंग में ऊपर आ सकते हैं। जमुई में 13 जनवरी तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में दर्शकों को कई रोमांचक मैच देखने का मौका मिलेगा। देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पहचानने के लिए
ये टूर्नामेंट एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। जमुई से राकेश कुमार सिंह, गुड न्यूज टुडे। और अब एक बेहद अनोखी और अजब परंपरा के बारे में आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर अपने समृद्ध संस्कृति, इतिहास और अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ के भिलाला समाज में 500 साल पुरानी एक विशेष परंपरा आज भी जिंदा है। यहाँ लड़के वाले लड़की वालों को दहेज देते हैं। यहाँ के लोगों की माने तो कभी यहाँ दूल्हे का परिवार दुल्हन के परिवार को दहेज के रूप में 1 रुपया, 11 रुपया या फिर 51 रुपए भेंट करता था। लेकिन वक्त के साथ ये कुरीति फैलती गई। ये भी बताएं कि दहेज लेना और देना दोनों ही गैर कानूनी है और समय के साथ अब समाज की सोच में भी बदलाव आ रहा है। जिंदगी के रास्तों में चलते हुए अक्सर ऐसा होता है, फैसला जो मुश्किल हो वही बेहतर होता है। देखिए, कुछ मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि कुछ मिनट में सोचकर लिया हुआ फैसला जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। और इसलिए फैसलों को अपनी जिंदगी में जरूर अहमियत दें, लेकिन जब भी कोई फैसला लें उसे उसके प्रॉज और कॉन्स को जरूर देख लें। लेकिन ये भी याद रखिए कि सभी फैसले हमारे नहीं होते, कुछ वक्त के भी फैसले होते हैं। बिल्कुल, इसीलिए हम तो बस ये कहेंगे कि सर्द मौसम में गर्मा गर्म चाय पीजिए, दिल से फैसला लीजिए, बाकी काम आपका दिमाग तो कर ही लेगा। कल शाम चाय के साथ फिर मुलाकात होगी।